उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र अपने 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ विविधता और एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस क्षेत्र में हर राज्य की अपनी संस्कृति, भाषा, लोक कला और परंपराएं हैं, जो मिलकर भारत की समृद्ध पहचान को और गहराई देती हैं। यहाँ के पर्वतों से लेकर घाटियों तक, लोक गीतों से लेकर नृत्य और त्योहारों तक, हर पहलू जीवन के उत्सव से जुड़ा हुआ है। इन्हीं रंगों और गतिविधियों को समर्पित है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं इस क्षेत्र से जुड़ी समाचार वित्तियाँ, सामाजिक पहले, लोक संस्कृति, परंपराएं और प्रेरक कहानियाँ। पूर्वोत्तर डायरी। आज के कार्यक्रम में हम कुछ विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं। त्रिपुरा में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस की झलक, नागालैंड विश्वविद्यालय में हुए एक रोचक वैज्ञानिक नवाचार की जानकारी, मणिपुर के पारंपरिक उत्सव मेरा हो चोंगबा की रंगीन तस्वीरें और रानी गाइदिनलिऊ के जीवन से प्रेरणा देती एक विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस की। हर वर्ष 1 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है ताकि समाज में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव, योगदान और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। त्रिपुरा में इस वर्ष यह दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इसी अवसर पर तैयार की गई हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। आइए सुनते हैं विस्तार से। राज्य स्तरीय कार्यक्रम अगरतला टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपुरा के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री श्री टिंकू रॉय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम किसी समाज पर कलंक के समान है। जो संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि राज्य के हर उप विभाग में इसके लिए न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। मंत्री ने सभी पुत्रों, पुत्रियों और परिजनों से अपील की कि वे अपने घर के वृद्ध सदस्यों की जिम्मेदारी निभाएं और उनके अधिकारों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा में माता पिता की सेवा करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कार्यक्रम के दौरान 4 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिनमें से पश्चिम त्रिपुरा के दुकीली क्षेत्र की 106 वर्षीय अरुणा प्रभा मजूमदार को शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, छाता और 5,000 रुपए की सम्मान राशि दी गई। समाज की नींव हमारे बुजुर्ग हैं। उनका अनुभव, त्याग और जीवन भर का संघर्ष ही आज की दुनिया की पहचान बना है। जीवन के हर पड़ाव पर उन्होंने हमें संस्कार, मार्गदर्शन और संस्कृति दी है। इसलिए वृद्धजन की सेवा करना, उनका आदर करना और जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें सम्मानजनक स्थान देना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपनी व्यस्तता में इस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रेम, सुरक्षा, स्नेह और सम्मान की। परिवार, समाज और सरकार, इन तीनों का संयुक्त प्रयास ही उन्हें सुखद और गरिमामय जीवन दे सकता है। हर व्यक्ति को अपने बुजुर्गों के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उनके अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। किसी वृद्ध के चेहरे पर मुस्कान हमारी सभ्यता की असली पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष दुर्गा पूजा के कारण त्रिपुरा में ये दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम अगरतला टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में त्रिपुरा के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री श्री टिंकू रॉय शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम किसी समाज पर कलंक के समान है। जो संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि राज्य के हर उप विभाग में इसके लिए न्यायाधिकरण बनाए गए हैं।
मंत्री ने सभी पुत्रों, पुत्रियों और परिजनों से अपील की कि वे अपने घर के वृद्ध सदस्यों की जिम्मेदारी निभाएं और उनके अधिकारों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति और परंपरा में माता पिता की सेवा करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। कार्यक्रम के दौरान 4 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिनमें से पश्चिम त्रिपुरा के दुकीली क्षेत्र की 106 वर्षीय अरुणा प्रभा मजूमदार को शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, छाता और 5,000 रुपए की सम्मान राशि दी गई। मंत्री ने रामनगर अगरतला की संस्था मुक्ति संघ को वृद्धजन सेवा के लिए 20,000 रुपए और एक प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की। वहीं बारजला स्थित अबोलंबन वृद्धाश्रम को सर्वश्रेष्ठ निजी वृद्धाश्रम का सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना और वृद्धजन कल्याण योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर पश्चिम जिला की सभाधिपति विश्वजीत शिल, अगरतला के महापौर दीपक मजूमदार, समाज कल्याण सचिव तपस रॉय और निदेशक तपन कुमार दास उपस्थित थे। उप विधि सचिव शंख शुभ्र दत्ता ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए सरफिरोजी। अब बात नागालैंड विश्वविद्यालय की, जहां शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवाचार किया है। इस नई तकनीक से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य ऊर्जा प्रणालियों में बड़ी मदद मिलने की संभावना है। इस खोज से क्षेत्र के युवाओं में शोध और नवाचार के प्रति उत्साह बढ़ा है। इस विषय पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट प्रस्तुत है, आइए सुनते हैं। नागालैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता पाई है। यहाँ के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा लचीलापन सुपर कैपेसिटर उपकरण बनाया है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक सामान, बिजली से चलने वाले वाहन और सौर या पवन ऊर्जा जैसी प्रणालियों को नई शक्ति देगा। ये शोध विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विजेत एच और शोधार्थी पेवे यू मारहो ने मिलकर किया है। ये शोध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका RSC एडवांसेस में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर विजेत ने बताया कि ये नया उपकरण आम बैटरियों से अलग है। ये ज्यादा ऊर्जा जमा कर सकता है और बहुत तेजी से बिजली भी दे सकता है। इसमें एक नया पदार्थ इस्तेमाल किया गया है जिसे बहुत आसान और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से तैयार किया गया है। इससे ये तकनीक भविष्य में बड़े स्तर पर भी बनाई जा सकती है। ये उपकरण फिलहाल स्वास्थ्य जांच के यंत्रों, छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामानों और रोबोटिक्स में काम आ सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उपयोग आने वाले बिजली से चलने वाले वाहनों में होगा। ये पूरा शोध नागालैंड विश्वविद्यालय के लुमामी परिसर में एडवांस मटेरियल्स लैब में किया गया। इस अनुसंधान के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से धन सहायता मिली और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने तकनीकी सहयोग दिया। डॉक्टर विजेत का कहना है कि इस तकनीक से गाड़ियों की ब्रेकिंग प्रणाली बेहतर होगी, रफ्तार के समय अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी और बैटरी की उम्र भी बढ़ेगी। इससे भारत की विदेशी बैटरियों पर निर्भरता घटेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। शोधार्थी पेवे यू मारहो ने बताया कि अब अगला कदम इस उपकरण को और सुरक्षित, अधिक प्रभावी बनाने और छोटे स्तर पर उत्पादन शुरू करने का है। उद्योग जगत के साथ साझेदारी पर भी काम चल रहा है। शोधकर्ताओं ने इसका एक काम करने वाला नमूना भी तैयार कर लिया है, जिससे ये साबित हुआ है कि ये उपकरण वास्तव में उपयोग में लाया जा सकता है। ये उपलब्धि उत्तर पूर्व भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दिखाती है और देश को टिकाऊ तथा आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाती है। मैरी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी। अब बढ़ते हैं मणिपुर की ओर, जहां पारंपरिक उत्सव मेरा हो चोंगबा पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। यह उत्सव मणिपुर के पहाड़ी और मैदानी समुदायों की एकता और संस्कृति समरसता का प्रतीक है। इस दिन लोग पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य और गीतों के माध्यम से अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं। आइए इस उत्सव की झलकियां सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट में।
मणिपुर अपनी विविध जनजातियों और तरह तरह के त्योहारों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर जनजाति का अपना खास पर्व होता है, लेकिन मीरा हाउ चोंगबा ऐसा त्योहार है जिसे पहाड़ और घाटी दोनों इलाकों के लोग मिलकर मनाते हैं। यह पर्व मणिपुर की आपसी एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक मेल मिलाप का प्रतीक है। मेरा हाउ चोंगबा हर साल मेती कैलेंडर के मेरा महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस मौके पर मणिपुर के अलग अलग पहाड़ी जिलों से आए गांव के मुखिया और जनजातीय प्रतिनिधि सोमवार को इम्फाल स्थित मणिपुर राजमहल पहुंचे। वहां मणिपुर के प्रतीकात्मक राजा और राज्यसभा सदस्य लेशिम्बा सनाजाओबा ने उनका स्वागत किया। अगले दिन सुबह राजमहल में कार्यक्रम की शुरुआत मेरा वायुंगबा ध्वज फहराने से हुई। इसी के साथ एक ऊंचे हरे बांस पर दीप जलाया गया, जो घाटी में रहने वाले मेती समुदाय की ओर से पहाड़ियों में रहने वाले तांगखुल समुदाय के लिए शुभकामना और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद राजा लेशिम्बा सनाजाओबा ने पारंपरिक जुलूस का नेतृत्व किया, जिसमें जनजातीय मुखिया और घाटी के लोग शामिल हुए। यह जुलूस राजमहल से ऐतिहासिक कांगला किला तक गया, जहां पारंपरिक रस्में संपन्न हुई, जैसे मेरा मैन तोंगबा, येनखोंग तांबा और उपहारों का आदान प्रदान। त्योहार का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस मौके पर मणिपुर की सभी जनजातियां और समुदाय एक साथ अपनी लोक संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। पहाड़ी और मैदानी लोग पारंपरिक लोक नृत्य, लोकगीत, युद्धक कलाएं और शिकार से जुड़ी पुरानी परंपराएं पेश करते हैं। त्योहार का समापन एक भव्य भोज और उपहारों के आदान प्रदान के साथ होता है, जिसमें राजा और सभी जनजातियों के लोग मिलकर भाग लेते हैं। मीरा हाउ चोंगबा केवल एक पर्व नहीं बल्कि मणिपुर की आत्मा है, जो बताता है कि अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज और भौगोलिक सीमाएं होने के बावजूद एकता और आपसी सम्मान से पूरा समाज एक सूत्र में बंधा रह सकता है। इस पर्व पर जलाई गई ज्योत हर मणिपुर को याद दिलाती है कि एकजुटता ही असली शक्ति है और यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। आकाशवाणी समाचार इम्फाल से पूर्वोत्तर डायरी के लिए जे थोकचुम की रिपोर्ट के साथ जया भारती। अब बात करते हैं रानी गाइदिन्ल्यू की, जो उत्तर पूर्व भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रेरक नाम रही हैं। बहुत कम आयु में उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का मार्ग चुना और अपने समुदाय में जागरूकता और आत्मसम्मान का भाव जगाया। उनका जीवन साहस, देशभक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। आइए रानी गाइदिन्ल्यू के जीवन और उनके योगदान पर आधारित हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट सुनते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा में असंख्य वीरों और वीरांगनाओं ने अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। पूर्वोत्तर की भूमि भी त्याग और बलिदान की गाथा से भरी पड़ी है। यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना हमेशा से रही है। इन्हीं में से एक थी रानी गाइदिन्ल्यू, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और अटूट विश्वास से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और पूर्वोत्तर की जनता में स्वाधीनता की चेतना जगाई। रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। वे जेलियांगरोंग जनजाति से थीं, जो नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा, तेज बुद्धि और नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक सुधारक जादोनांग से प्रेरणा ली। जादोनांग उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। इसका उद्देश्य था अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था की रक्षा करना। वर्ष 1931 में जब ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी, तब मात्र 16 वर्ष की आयु में गाइदिन्ल्यू ने उस अधूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को संगठित किया और हिरेका आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष और अपने समुदाय को आत्मनिर्भर, एकजुट और जागरूक बनाना।
गायदिन्लियू ने कहा था, हम अपने पर्वतों और नदियों की रक्षा करेंगे क्योंकि यही हमारी पहचान है। उनके नेतृत्व में पहाड़ी इलाकों में कई गांवों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने छापामार शैली में काम किया, ब्रिटिश पुलिस चौकियों पर हमले किए और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक महिला घोषित किया और उनके सिर पर इनाम रखा। 1932 में रानी गायदिन्लियू को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वे केवल 17 वर्ष की थीं। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वे नागालैंड, गुवाहाटी और फिर आइजोल की जेलों में रखी गयीं। कारागार की कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने रानी गायदिन्लियू के साहस और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की बेटी कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। यही कारण है कि वे बाद में रानी गायदिन्लियू के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वे रिहा की गयीं। उस समय उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे हर गांव और हर पहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जीवन के शेष वर्ष अपने समाज के उत्थान में लगाए। वे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में घूम कर लोगों को शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश देती रहीं। वे सदैव कहती थीं, हम भारतीय हैं और भारत ही हमारी मातृभूमि है। रानी गायदिन्लियू ने अपने क्षेत्र में भारतीय एकता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने उस समय भी भारत के साथ जुड़ाव की वकालत की, जब कुछ शक्तियां पूर्वोत्तर को अलग पहचान देने की बात करती थीं। वे दृढ़ता से कहती थीं कि भारत एक है और उसका हर हिस्सा समान रूप से महत्वपूर्ण है। रानी गायदिन्लियू का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल मैदानों में लड़ी गई लड़ाई का नाम नहीं, बल्कि ये उन दूरस्थ पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी, जहां लोग अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गयीं। उन्होंने ये साबित किया कि नारी शक्ति किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए आगे आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत ने ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं जिन्होंने इतिहास में अमर स्थान पाया। असम की कनकलता बरुआ ने तिरंगा थामे गोली खाई। मणिपुर की येशेमना पारमबुला ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया। नागालैंड के जादोनांग ने विदेशी शासन को ललकारा और अरुणाचल प्रदेश के मोमिन राय जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस अदृश्य परंतु सशक्त धारा का प्रतीक है जिसने पूरे देश में आत्मबल जगाया। रानी गायदिन्लियू का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। वे लगभग 78 वर्ष की थीं। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1996 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। मणिपुर और नागालैंड में उनके नाम से कई स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता केवल कुछ महानगरों की देन नहीं, बल्कि ये उन पहाड़ों, वादियों और गांवों की भी देन है जहां रानी गायदिन्लियू जैसी वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी। रानी गायदिन्लियू की गाथा हमें ये संदेश देती है कि स्वाधीनता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने आत्म सम्मान की रक्षा भी है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। आज भी जब पूर्वोत्तर की घाटियों में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो रानी गायदिन्लियू की आवाज को लेकर आती हो। स्वतंत्रता का दीप जलता रहे, चाहे आंधियां कितनी भी प्रचंड क्यों न हो। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार। हम आपको एक विशेष रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य में किस तरह से संस्कृति और परंपराओं में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका रही है। विशेष रूप से हम सब ने मेघालय की जनजाति के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर महिलाएं संस्कृति और आर्थिक तौर पर हमेशा सशक्त रही हैं और राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न वर्तमान योजनाओं से महिलाओं को और भी सशक्त किया जा रहा है। उन्हें आर्थिक तौर पर सहायता दी जा रही है। तो आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को उसकी नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र की एक और विशेषता है जो इसे बाकी क्षेत्र से अलग बनाती है।
वो है यहाँ की महिलाओं का सशक्तिकरण। पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं केवल घर की सीमाओं तक नहीं हैं, वे समाज, परिवार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व हर क्षेत्र में सक्रिय और सक्षम भूमिका निभा रही हैं। ये क्षेत्र नारी सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच महिलाएं सेतु बन चुकी हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में महिलाओं को पारंपरिक रूप से विशेष सम्मान और अधिकार प्राप्त हैं। मेघालय जैसे राज्यों में खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था प्रचलित है, जहां संपत्ति का उत्तराधिकार सबसे छोटी बेटी को मिलता है और विवाह के बाद पुरुष पत्नी के घर में रहता है। इस परंपरा ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाया है। वे न केवल घर की व्यवस्था करती हैं, बल्कि व्यापार, खेती और सामाजिक निर्णयों में भी अग्रणी रहती हैं। शिलांग और इसके आसपास के बाजारों में बड़ी संख्या में दुकानों का संचालन महिलाएं करती हैं। वे उत्पाद तैयार करती हैं, बेचती हैं और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। मिजोरम की मिजो जनजाति की महिलाएं भी पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प में दक्ष हैं। वे अपने हाथों से बने उत्पादों को बेचकर आजीविका अर्जित करती हैं और आत्मनिर्भरता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। नागालैंड की अंगामी और एओ जनजातियों में महिलाएं खेती, पशुपालन और घरेलू कारीगरी में भाग लेती हैं। समय के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी में वृद्धि हो रही है और वे पंचायतों तथा समुदायों के निर्णयों में आवाज उठा रही हैं। त्रिपुरा की जनजातियों जैसे रिंग, चकमा और लुशाई की महिलाएं पारंपरिक बांस उत्पादों और हथकरघा सामग्री के निर्माण में पारंगत हैं। इनके बनाए उत्पादों की स्थानीय बाजार से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच है। अरुणाचल प्रदेश की अपातानी महिलाओं का चावल की खेती में महत्वपूर्ण योगदान है। वे खेत में काम करने से लेकर फसल बेचने तक की सभी जिम्मेदारियां निभाती हैं। समुदाय की संपूर्ण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सिक्किम में महिलाएं ऑर्गेनिक खेती में आगे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन के अंतर्गत महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और सहायता दी जाती है, जिससे वे बाजार की मांग के अनुसार उत्पाद तैयार कर रही हैं और अपने उपज को ब्रांड बनाकर बेच रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि संस्कृति और परंपराओं में भी केंद्र में हैं। मणिपुर की रास लीला नृत्य परंपरा, जिसमें महिलाएं श्री कृष्ण और राधा की भूमिका निभाती हैं, उसकी ख्याति देश विदेश तक फैली है।
नागालैंड में हर वर्ष मनाया जाने वाला हॉर्नबिल उत्सव राज्य की विविध जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत चित्रण करता है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा, गीत, संगीत और खान पान के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ये महिलाएं त्योहारों की आयोजक भी होती हैं, कलाकार भी और संस्कृति की रक्षक भी। मेघालय में पर्वों के दौरान महिलाएं पारंपरिक ढोल बजाने, वाद्य यंत्रों पर लय रचने और पारिवारिक पकवानों की व्यवस्था संभालने में माहिर होती हैं। उनकी उपस्थिति के बिना कोई पर्व संपूर्ण नहीं माना जाता। इसी तरह मिजोरम का चपचरकुट, सिक्किम का लोसुंग और अरुणाचल का सोलुंग उत्सव महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। इन सांस्कृतिक पर्वों में महिलाओं की भागीदारी केवल परंपरा निर्वाह की नहीं है, बल्कि वे अब इन आयोजनों की योजनाकार, प्रबंधक और प्रस्तोता भी बन चुकी हैं। इससे उनकी नेतृत्व क्षमता का भी विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास और सामाजिक जागरूकता दोनों बढ़े हैं। अब वे केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रशासन, राजनीति, खेल और उद्यमिता में भी आगे आ रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं ने पूर्वोत्तर की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, महिला शक्ति केंद्र, स्टैंड अप इंडिया और सखी वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं से महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई दिशा मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के अंतर्गत असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में हजारों महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने का अवसर मिला है। इन प्रयासों से महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी है और उनका जीवन स्तर उच्च हुआ है। मेघालय सरकार की क्लस्टर विकास योजना और मणिपुर की स्टार्टअप योजना में महिलाओं को विशेष स्थान मिला है। वे अब उद्यमिता की ओर भी अग्रसर हो रही हैं, स्वयं की इकाइयां स्थापित कर रही हैं और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। नई पीढ़ी की महिलाएं अब न केवल शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बल्कि तकनीकी क्षेत्रों, मीडिया, विज्ञान और प्रशासन में भी आगे बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं न केवल अपने परिवार की रीढ़ हैं, बल्कि समाज की शक्ति भी हैं। वे अपनी परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता को अपनाकर एक नई दिशा और पहचान रच रही हैं। इनके सशक्त और संतुलित नेतृत्व से ये क्षेत्र विकास की ओर लगातार अग्रसर है। आज के कार्यक्रम में आपने सुना उत्तर पूर्व के सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं से जुड़ी कुछ विशेष रिपोर्ट। यह क्षेत्र अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ते भारत का प्रतीक है, जहां संस्कृति और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे उत्तर पूर्व के और नए प्रसंगों और प्रेरक झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे करिश्मा राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।